बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। बिलाखिर इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है उनकी पार्टी के लोगों से। बैरिस्टर गौहर गए हैं मिलने के लिए और दीगर दो लोग गए हैं और उसके बाद इन्होंने जो तफसीलात बताई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर हर जगह पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। अली मोहम्मद खान साहब उनके साथ मौजूद थे और बैरिस्टर गौहर साहब बात कर रहे थे। बाहर आने के बाद चंद चीज़ें बैरिस्टर गौहर ने इंपॉर्टेंट कही हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर डट गई है जिसमें उन्होंने कहा कि ऑफिशियली अब तक 12 शहादतों की तस्दीक हुई है। यानी तहरीक इंसाफ के बारे में बहुत सारे लोग, इवन वो तहरीक इंसाफ के ही हैं और उस जमात से उनका ताल्लुक है, लेकिन लोग इन खदशात का इजहार कर रहे थे। इवन सहाफ़ी भी ये कह रहे थे कि शहादतों की तादाद ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ऑफिशियल अब तक नंबर दिया है वो उस नंबर के ऊपर डट गई है और वो ये कह रही है कि जब तक शवाहिद मजीद नहीं मिल जाते हम पक्की बात करेंगे, हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। अब तक हमारे पास 12 शहादतों की कन्फर्म इतला मौजूद है और ये 12 लोग शहीद हुए हैं फायरिंग के नतीजे में, और जो फायरिंग की गई है रियासती इदारों की जानिब से। बैरिस्टर गौहर ने बहरहाल ये कहने से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि फायरिंग कहीं से भी हुई है, गलत हुआ है। उनको चंद सख्त सवालात का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि फाइनल कॉल के बाद आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है जिसमें इस्लामाबाद एहतजाज के वाक़े पर बात हुई है। हमने इमरान खान को मुज़ाहरे पर मालूमात फराहम की हैं। अखबार और टीवी की सहूलत इमरान खान साहब की बंद कर दी गई। मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब को परेशान किया जा रहा है तो उनका अखबार और टेलीविजन से वापस ले लिया गया। अब देखें, ये साबिक़ वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के और ये बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है कि किसी शख्स से आप मालूमात की रसाई छीन लें, यानी उसे पता ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। और एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर आज़म है, आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह है और उसके इशारे के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत बड़े बड़े एहतजाज होते हैं। ऐसे शख्स से आप मालूमात की रसाई छीन लें तो ये इंतहाई मायूब चीज़ है। जब दिल करता है इमरान खान साहब का दुनिया के साथ रब्ता काट दिया जाता है, ये बुनियादी इंसानी हुकूक की एक तरह से खिलाफवर्जी है और इमरान खान साहब को ब्लॉक कर दिया जाता है पूरी दुनिया से। तो उन्हें कुछ नहीं पता था, लेकिन जब ये लोग जाकर मिले और इन्होंने बताया इमरान खान साहब को, अब इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि इन्होंने जैसे बताया होगा ये तो वो लोग मिले हैं जो बाहर खुलकर बात नहीं कर रहे और ये वो लोग हैं जो खुद एहतजाज के अंदर आए भी नहीं। और ये भी इनके ऊपर जो है वो एलिगेशन लगाया जा रहा है या आवाज़ उठाई जा रही है कि इन लोगों के ऊपर तो मुकदमात भी दर्ज नहीं हुए। यानी रियासत की या जो हुकूमत है उसकी इन लोगों के साथ एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि ना इन पे मुकदमात दर्ज होते हैं, ना ये एहतजाज के अंदर हिस्सा लेते हैं। और ये इमरान खान साहब के साथ जाकर उतनी बात करते हैं जितनी ये शक का इजहार किया जा रहा है कि पूरी बात बताते भी नहीं है। अब इसीलिए इमरान खान साहब की बहनों को उनसे नहीं मिलने दिया गया। बहरहाल जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने कहा कि जो वर्कर्स बाहर निकले, इमरान खान ने उन्हें खराज तहसीन पेश किया। उनका पैगाम है कि कौमी असम्बली और सेनेट में, पार्लियामेंट में यह मामला उठाया जाए शहादतों का और इसके ऊपर एहतजाज करें। आगे के लाएअमल का ऐलान इमरान खान साहब बाद में करेंगे। इमरान खान साहब को बताया गया कि रेंजर्स पुलिस और पीटीआई के शोधा के बारे में जिस पर उन्होंने सबकी शहादत पर अफसोस का इजहार किया, धरना और मुजाहरा इस्लामाबाद में या जहां भी हो उस पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी। उन्होंने शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत की है, जख्मियों की तहमातदारी का हुक्म दिया है। इमरान खान ने तमाम कारकुनों और लीडर्स को खराज तहसीन पेश किया है। इमरान खान ने पार्टी को पैगाम दिया कि इत्तेहाद बरकरार रखो, मुखालिफिन तफरका डालने की कोशिश करेंगे और कोशिश कर रहे हैं। पार्टी का सिर्फ एक मुतालबा है कि गोली क्यों चलाई गई, जहां भी थे गोली नहीं चलनी चाहिए थी। गोली जिस तरफ से भी चली, जिसने भी चलाई, जैसे भी चली, इसकी मजम्मत करते हैं। इमरान खान ने कहा कि पंजाब के एमएनएज और एमपीएस को खराज तहसीन पेश किया। पता नहीं पंजाब के बारे में क्या रिपोर्ट इमरान खान साहब को दी गई है कि उन्होंने पंजाब के एमएनएज और एमपीएस को खराज तहसीन ही पेश कर दिया है। उन्होंने कहा पंजाब के एमएनए एमपीए मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, ये बात तो ठीक है, वहां तो कर्फ्यू एक तरह का लगा होता है। और अली अमीन गड्डापुर समेत पार्टी के दीगर रहनुमाओं की जानिब से सैकड़ों कारकुनों की शहादत की तरदीद करते हुए कहा कि हम गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देंगे, हमारी सिर्फ 12 शहादतें हुई है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब तक जो ऑफिशियल डाटा है उसके मुताबिक 12 शहादतें। जो जर्नलिस्ट ने उन्होंने अपना डाटा शेयर किया तो वो 17 की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उनकी डेड बॉडीज नहीं है। और जब तक आपके पास डेड बॉडी नहीं होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, तब तक उनके लिए मुश्किल है कि वो इस फिगर को शामिल करें कि कल को उनका सारा बयानिया खराब हो सकता है। तो कत्ल चाहे एक हो चाहे वो 12 हो, उसकी सजा मौत ही होती है और वो उतना ही संगीन जुर्म होता है जितना वो मैक्सिमम हो सकता है। इसकी कैपिटल पनिशमेंट है। बारह बैरिस्टर गौहर ने कहा कि डी चौक आना कोई मकसद नहीं था और ना ही लीडर को कहा गया था कि सब डी चौक पहुंचो। किसी भी लीडर को उसी वक्त रैली के साथ डी चौक आने का नहीं कहा गया था। सब लोग अपनी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। बैरिस्टर गौहर से पूछा गया आप अस्पताल क्यों नहीं जा रहे, ये काम क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, तो मैं और बहुत सारे काम कर रहा हूं। फिर उन्होंने अपनी मुलाकातों की तफसीलात गिनवाना शुरू कर दी। ऐसा लगा कि बैरिस्टर गौहर को सवालात नागवार गुजर रहे थे। बहरहाल अलीमा खान साहिबा ने जो बात की है वो जरा इससे मुख्तलिफ है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा भाई से मिलने नहीं दे रहे, उन्हें डर है कि इमरान खान का पैगाम आवाम को ना पहुंचा दे। इसका मतलब आप ये समझें कि 5 घंटे अलीमा खान साहिबा जेल के बाहर रही। उनकी आज मुलाकात तय थी, लेकिन उन्हें इमरान खान साहब से नहीं मिलवाया गया। अब वो ये कह रही है कि अंदर अगर मैं इमरान खान से मिलूंगी तो वो जो बात करेंगे वो मैं आके बाहर बता दूंगी। यानी ये शुबा जो बार बार किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि उनकी लीडरशिप अंदर कुछ भी सुनती है वो बाहर आके उसको फिल्टर करके बताती है, तो ये इसी किस्म का एक शिकवा है जो इमरान खान साहब की बहन भी कह रही है। उन्होंने कहा 5 घंटे से अडयाला जेल के बाहर खड़े और अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, जबकि अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत खत्म होने वाली है। 1.5 साल में पहली बार हुआ है कि मीडिया और वकला सब चले गए हैं और फैमिली को बाहर रोक दिया गया है। अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान के खानदान को इनसे मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। उन्हें डर है कि हम खान साहब का पैगाम बाहर ना ले आए। इमरान खान की बहन ने कहा कि अदालत में 3 लोग तो हर सूरत जा सकते हैं, फैमिली, मीडिया और वकील, लेकिन आज ये रवायत भी तोड़ दी गई है। इससे जो पुलिस अफसर था वो कह रहा था कि इमरान खान मेरी कस्टडी में है, वो तो चले उसका फैसला था, लेकिन अलकादर ट्रस्ट केस में तो उनका नहीं बनता।
इस तरह करना, यानी जो उन्होंने किया अलकायदा ट्रस्ट केस में, तो वो नहीं कर सकते थे, वहां पे तो हम सुनने के लिए जा सकते थे केस को, लेकिन उन्होंने कहा हमें वहां भी नहीं जाने दिया गया। ये 1.5 साल में ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि वकला भी चले गए, मीडिया भी चला गया और फैमिली को नहीं जाने दिया गया। हमेशा इसी तरह तंग करते हैं और 5-5 घंटे बाहर खड़े करते हैं। अब तो समाज का वक्त भी खत्म होने वाला है और बस यही कर रहे हैं कि फैमिली को नहीं जाने देना। उन्होंने कहा कि हम कोई खबर बाहर ले आएंगे इसलिए नहीं जाने दे रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, उन्होंने मरकजी क़यादत के खिलाफ कोई व्हाइट पेपर खान साहब को भिजवाने का फैसला किया। ये भी खबर छपी है, मुझे नहीं पता व्हाइट पेपर जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन चंद तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बार बार कर रहे हैं। मुझे भी मैसेजेस आए इस हवाले से। वो ये कहते हैं कि 9 के ऊपर मुकदमा दर्ज होते हैं हमारी क़यादत के चंद लोगों के ऊपर, 9 के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, और दूसरा ये एहतजाज में इमरान खान साहब की कॉल के मुताबिक पहुंचते भी नहीं है, और इमरान खान साहब से इन्हीं की मुलाकातें करवाई जाती है। ये बाहर आके जो इन्फॉर्मेशन देते हैं या अंदर जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो हकायक के बारे में इमरान खान साहब जानते हैं या हम ये जानते हैं कि इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है, ये भी पता नहीं है। बाद में उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक थी, यानी वो उस लेवल के बीमार नहीं है जिस लेवल की खबरें बाहर आ रही थी, लेकिन इमरान खान साहब के जो बुनियादी हुक्म है उनसे छीने गए, उन्हें परेशान किया जा रहा है। और इस कैद के दौरान एक मरतबा फिर उनके अखबार और टेलीविजन और मालूमात तक उनकी तमाम रसाई बंद कर दी गई है। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और खबर भी आ रही है और वो बड़ी अफसोसनाक है। यानी ये अगर आप विजुअल्स देखें और तस्वीर देखें तो पाकिस्तानियों के मुंह के ऊपर काला कपड़ा डाल के उन्हें अदालतों में लाया जा रहा है। देखिए, ये सियासी वर्कर हैं, सियासी जमात से इनका ताल्लुक है, बाकी सारी सियासी जमातों के भी वर्कर होते हैं, लेकिन इस तरह की हरकत नहीं की जाती। ये सियासी कारकुन है, ये सियासी एहतजाज के लिए आए थे, इनको गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार करने के लिए तरीकाकार ये था कि अस्पताल के करीब गाड़ियां खड़ी की हुई थी जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लगाए हुए थे पुलिस ने। वो जैसे ही कारकुन जख्मी होते थे, उनको लेकर लोग आते थे, तो वो गाड़ी के करीब जरूर जाएंगे मदद हासिल करने के लिए, तो वो झंडों वाली गाड़ी के करीब जाते थे, पुलिस उनको धर लेती थी और पकड़ लेती थी। इस तरह पुलिस ने बहुत सारे कारकुनों को पकड़ा है। जख्मी जो है वो फिर अस्पताल के अंदर गए, उन्होंने अपना इलाज करवाया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अजीब किस्म की सुस्ती कर रही है। यानी ये जो कारकुनों के साथ हो रहा है ये तो बड़ा जुल्म और ज्यादती है, सियासी कारकुनों के साथ ये नहीं करना चाहिए। बाकी पॉलिटिकल पार्टी को भी इसके ऊपर मजम्मत करनी चाहिए, वरना कल को ये हरकतें उनके साथ भी होंगी। चंद चीजें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक जरूर करनी चाहिए थी वो ऑलरेडी लेट हो गए हैं, लेकिन अगर अभी तक नहीं की तो अभी भी वो चीजें करें, वरना कल को यही चीजें ना करने का हुकूमत और हुकूमती वज़रा उनको ताने देंगे। मैं आपको वो चीजें बता देता हूं। नंबर 1 चीज ये है कि सेफ सिटी अथॉरिटी, इस्लामाबाद में जितने कैमरास लगे हुए हैं सेफ सिटी के, और बहुत खर्चा किया गया है इसके ऊपर, उन तमाम की फुटेज जो है वो कहा जाए कि सेव कर ली जाए, उसको महफूज कर लिया जाए। इस हवाले से सेफ सिटी से रब्ता किया जा सकता है, अथॉरिटी से, पुलिस से रब्ता किया जा सकता है, उनको भी एक एप्लीकेशन दी जाए, और अदालत से भी रुजू किया जाए कि जनाब ये जो फुटेज है इसको फौरी तौर पर सिक्योर किया जाए, खास तौर पर अस्पतालों की फुटेज, कितने जख्मी और लाशें लाई गई। दूसरे नंबर के ऊपर डी चौक की फुटेज, तीसरे नंबर पे कश्मीर हाईवे और रास्ते पे जितने कैमरे लगे हुए उन सब की फुटेज, 26 नंबर चुरंगी पे जो कुछ होता रहा उसकी फुटेज, और जितने आसपास के सराउंडिंग के इलाके हैं जहां पे गोली चली है उन तमाम एरियाज की फुटेज इकट्ठी की जाए सीसीटीवी की, ताकि बवक्त जरूरत वो काम है। इसको सेव करना बहुत जरूरी है। इसका टाइम पीरियड होता है कि इतने दिनों तक, ये इतने अरसे तक ये सेफ रहती है। अभी तो कुछ दिन भी हुए, तो अभी तो सारी फुटेज मौजूद होनी चाहिए और ये सारे कैमरे ठीक काम कर रहे हैं। तो फौरी तौर पर यह दरखास्त देनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि ये फुटेज सेव करें, ताकि 10 साल के बाद भी इस केस का फैसला हो तो फुटेज मौजूद होनी चाहिए। जैसे वहां पे कैपिटल हिल में हुआ था अमेरिका में, उन्होंने फुटेज की बुनियाद के ऊपर फैसले दिए थे। 9 महीने फुटेज का मामला नहीं हो पाया, इमरान खान साहब आज तक फुटेज मांगते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो नया मामला हुआ है इसके ऊपर फुटेज अभी तक नहीं मांगी। ये फुटेज मांगनी चाहिए और उसको सेफ रखना चाहिए। इसके बारे में जितनी दरखास्तें हैं हर जगह पे, हर अदालत में, हर फोरम पे दे देनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने इसमें फैसला कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने का, और उस हवाले से कोई टास्क फोर्स बनाई गई है कि जो प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर हैं उनकी निशानदेही की जाए। यानी जो लोग हकायक सामने ला रहे हैं उनकी निशानदेही करके उनको गिरफ्तार करेंगे, ताकि हकायक सामने आना बंद हो जाए। यानी जैसे मैं बात कर रहा हूं, कोई और लोग बात कर रहे हैं, मुतीउल्लाह जान के साथ जो इन्होंने किया, बाकी लोगों के साथ, ये अब लोगों को गिरफ्तार करेंगे, लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको प्रोपेगेंडा करार देकर सारे मामले के ऊपर मट्टी डाल दें। हुकूमत अपना काम पूरा कर रही है, हालांकि वो बहुत कमजोर पोजीशन में, इसके बावजूद वो हर वो कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो इस सारे मामले को अपने हक में तब्दील कर सके। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में कानूनी नुक्ता नजर से बहुत मजबूत पोजीशन में, लेकिन कुछ भी नहीं कर रही। नंबर 1, इन्होंने सेफ सिटी फुटेज के लिए कुछ नहीं किया। नंबर 2, FIR के अंदराज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर थाने में दरखास्त देनी चाहिए अपने वकला के जरिए से। FIR को दे या ना दे, दरखास्त जरूर देनी चाहिए, जैसे तारुल कादरी साहब ने दरखास्त दी थी और बाद में मुकदमा करवा लिया था। फौरी तौर पर दरखास्त देनी चाहिए, और दरखास्त के अंदर पुलिस को, दीगर जो लॉ एनफोर्समेंट है उनको, IG को, और जो बाकी अफसरान है जो वहां पे बहुत ज्यादा वो कर रहे थे उनको, वजीर दाखिला को, वजीर इत्तलात को, वजीर दिफा को, और दीगर जो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा अनाउंस करके गोली चलवाई है, पहले धमकी दी है फिर गोली चली है, इन सबको पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाए और इनके खिलाफ FIR के अंदराज के लिए दरखास्त जमा करवा दे। फिर अगर नहीं होती तो अदालत में भी जमा करवा दे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरन ये करना चाहिए। नंबर 3, अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर, और सारे हकायक उनके सामने रखने चाहिए, क्योंकि हुकूमत बड़े तरीके से हकायक को मसख कर रही है और जाया कर रही है, शवाहिद को जाया कर रही है, तो सारे हकायक सामने रखें। नंबर 4, कौमी असेंबली और सेनेट में इस पर आवाज उठाएं, ये इमरान खान साहब ने भी कहा है। नंबर 5, सियासी जमातों से मुलाकात करें, फजल रहमान साहब से भी मिले, जमात इस्लामी से भी मिले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मिले, बाकी जमातों से, MKM से मिलना पड़े उनसे भी मिले, ANP से मिलना पड़े उनसे भी मिले, तमाम सियासी जमातों से मुलाकातें करें, हर एक को मिलकर उनको हकायक बताएं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जमात है उनको भी मिले, और इन सबको बताएं कि हमारे साथ हुआ क्या है, इनके साथ हकायक शेयर करें, ताकि कल को ये ना कहें कि इमरान खान साहब ने अपने आप को आइसोलेशन में ले गए थे, वो अकेले हो गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो हमसे राब्ता नहीं किया। ये जुल्म और ज्यादती हर पॉलिटिकल पार्टी को बताएं, अपनी हुज्जत तमाम करें कि हमने सबको ये बात बताई थी। नंबर 6, अस्पतालों में जाएं, वहां जिम्मेदारान से मिले
और उनको ये कहें कि जितने लोगों का आपके अस्पतालों में इलाज हुआ है, गोली निकाली गई है, उन सबकी मेडिकल लीगल रिपोर्ट आप हमें दे दीजिए। और अगर आप हमें नहीं देंगे तो फिर हम आपके ऊपर भी मुकदमा करवाएंगे कि आपके यहां पे, क्योंकि मजजूब का जो बयान होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिसे गोली लगी हुई होती है ना, जख्मी कहते हैं इसको कानूनी जबान में मजजूब, जिसको गोली लग जाती है, जो जख्मी हो जाता है, सबसे आम बयान उसका होता है, क्योंकि उसको तो लगी है गोली। वो कहेगा कि मुझे ये गोली जो लगी हुई है ये उसने मारी है, मैं देख रहा था, और वो नाम लेगा, फलां लॉ एनफोर्समेंट में मुझे गोली मारी, मैं फलां जगह पे खड़ा था, उसकी गवाही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। लिहाजा ये गवाहियां जो है ये बहुत अहम है। और कल को डॉक्टर फंस जाएंगे अगर वहां पे आके लोगों ने ये कहा जनाब ये देखिए मुझे गोली का जख्म है, ये मैं खैबर पख्तूनख्वा के अस्पताल से डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर आया हूं, और आप मेरा दोबारा बेशक फिर से एमएलसी करवा दें, मेडिकल लीगल रिपोर्ट आप मेरी दोबारा बनवा लें, सब आपको कंफर्म करेंगे ये गोली लगी है, और मुझे गोली लगी थी डी चौक में, मेरी गोली निकाली थी फलां अस्पताल ने, उस अस्पताल ने मेरी एमएलसी जारी नहीं की, और वो जारी ना करने के ऊपर डॉक्टर और अस्पताल की इंतजामिया सारे फंस जाएंगे। तो तहरीक इंसाफ की क़यादत जाकर उनको मिले और उनको सारे हक़ाइक़ बताए कि जनाब आप हमें कानूनी डॉक्यूमेंट फराहम करें, वरना आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नंबर 7, जख्मियों के इंटरव्यू करवाएं। जैसे हुकूमत मार मार के इंटरव्यू ले रही है ना, लोगों को दबाव डाल के इंटरव्यू ले रही है, ऐसे लोग बीच में डाल दिए जो वहां गिरफ्तार नहीं हुए, पहले से पकड़े हुए थे। यानी जो बंदा खैबर पख्तूनख्वा के आईडी कार्ड के साथ मिल जाता है, या जिसके आईडी कार्ड से पता चलता है कि ये पश्तून है, उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है आजकल। ये अफगानी है, उसको गिरफ्तार करके डाल देते हैं, उसके ऊपर सारा एक नया हुआ। तो अब इसमें जो है जख्मियों के इंटरव्यू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करके चलवाने चाहिए सोशल मीडिया पे। वो जख्मी बताए कि वो किसके साथ गया था, किस इलाके से गया था, कहां तक पहुंचा था, उसको गोली कैसे लगी और गोली किसने मारी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पे चलाए। 100 के करीब जख्मी है तो वो 100 के करीब जख्मी बताए ना उन्हें गोली किसने मारी। शोधा के लवाहिकीन के इंटरव्यू लें और उनसे पूछे कि वो अपने घर से कैसे निकले, किस तैयारी के साथ गए और कहां वो जाना चाहते थे, किस तरह का वो शख्स था। और देखिए ये अब मीडिया आपके लिए नहीं करेगा ये काम, पाकिस्तान का मीडिया ना किसी के घर पहुंचेगा, ना जाके वहां पे खबर देगा। ये सारा कुछ लोगों को खुद करना पड़ेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को करना पड़ेगा कि शोहदा की फैमिलियों के इंटरव्यूज लें और वो चलाएं और वो बताएं कि हमारा ये बंदा है, इसका ये नाम है, ये काम करता था, ये इस तरह अपना टाइम निकाल के एहतजाज के अंदर गया था, इसकी डेड बॉडी वापस आई, हमने इसको दफन कर दिया, हमारी आखिरी इससे ये बात हुई थी और इसके साथ सारा हुआ, इस तरह का हुआ, इसको एक गोली लगी है, 2 लगी और कहां लगी। ये सारी चीजें जो है वो लवाहिकीन के इंटरव्यूज करके चलाए जाए और उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके सारी दुनिया को दिया जाए। नंबर 8, जो लोग अभी तक लापता हैं उनकी मालूमात इकट्ठी की जाए और उनकी तस्वीर शेयर की जाए कि जनाब ये बंदे अभी तक हमारे लापता हैं, ना ये पुलिस के पास है, ना इनकी गिरफ्तारी डाली गई है, ना हमें इनकी लाश मिली है, हम नहीं जानते ये लोग कहां हैं, क्या ये एक लाश है या ये एक जिंदा आदमी है, इसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हमारा ये आदमी लापता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लापता के हवाले से एक अलग से अपना डाटा कायम करे और रोजाना की बुनियाद के ऊपर शोहदा का, जख्मियों का, लापता और गिरफ्तार अफराद का डाटा शेयर किया जाए। ये 9-10 चीजें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है तो हुकूमत को मुसीबत पड़ जाएगी, हुकूमत जो है वो फंस जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले में कुछ हद तक सुस्त नजर आ रही है, कुछ हद तक डरी हुई नजर आ रही है और बहुत हद तक ऐसा लगता है कि शायद कंप्रोमाइज नजर भी आ रही है। तो ये वो चीजें हैं जो एक आम वकील को भी पता है। मैंने जिस वकील से भी बात की उन्होंने कहा कि ये चीजें तो फौरन करनी चाहिए। कल को अगर ये चीजें ना की हुई ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो हुकूमत के लोगों ने ताने देने के पहले आप सो रहे थे। अगर आपके बंदे मरे थे, आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाई? अगर आपके बंदे जख्मी हुए थे तो आपने जाके कानून का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? तो आप तो कानून में मानते ही नहीं है। तो इस तरह के ताने इनको कल को मिलेंगे और ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर नहीं करेगी तो फिर नुकसान उठाएगी। फजलुर रहमान साहब ने स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर मैं ये वीलॉग खत्म कर देता हूं क्योंकि कुछ और फैक्ट्स हैं वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा अगले वीलॉग में। फजलुर रहमान साहब ने कहा जी कि जो चीजें 26वीं आईनी तरमीम ने हमने मना की थी हुकूमत को कि ना करे, वही चीजें ये हुकूमत कर रही है। अब फजलुर रहमान साहब की पार्टी का राब्ता भी हो रहा है पीटीआई के साथ और कुछ आपस में मामला आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आइंदा जब एहतजाज करें तो शायद इकट्ठे भी कर दें। लेकिन मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो मना किया था कि आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए। फजलुर रहमान साहब को धोखा देकर हुकूमत ने एक ऐसी आईनी तरमीम की जिसके नतीजे में एक आईनी बेंच बन गया और हुकूमत ने अपनी मर्जी का आईनी बेंच बना लिया। अब हुकूमत कोई भी कानून बनाती जाए वो आईनी बेंच उस कानून को तहफ़्फ़ुज़ देगा। यानी हुकूमत जो कुछ आईनी तरमीम में करना चाहती थी अब आईनी तरमीम के बगैर कानून में कर सकती है, क्योंकि कानून को चैलेंज किया जाएगा जब भी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आईनी बेंच में जाएगा सुप्रीम कोर्ट के, और आईनी बेंच वही कहेगा जो हुकूमत चाह रही है। सबको पता है कि वो किस तरह का बेंच है। तो ये हुकूमत ने गेम खेल दी फजलुर रहमान साहब के साथ, उसी का शिकवा फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं और ये शिकवे आने वाले दिनों में बढ़ते चले जाएंगे। जो चीजें 26वीं आईनी तरमीम में ना हुई वो उनकी बुनियाद काबू की गई आईनी तरमीम के जरिए से और बाद में कानून साजी के जरिए से। अब हुकूमत बार बार अपनी मर्जी के खेल खेल रही है और हुकूमत का हाथ रोकने वाला कोई भी नहीं है। नाज़रीन, इस वीडियो को यहां रोक लेते हैं। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।